हम एक अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर पीछे रह गए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस अभी रहते हैं इसके 2-3 वो फिर अभी रिविजन में करेंगे या बीच में करवा दूंगा आपको। थोड़ा से एक आधा टॉपिक साथ लेके चलता हूँ तो आगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि हर दफा पेपर में मस्ट आता है। सिर्फ एक दफा हिस्ट्री में हुआ, पिछले 12 पेपर्स को उठा लो, सिर्फ एक मरतबा पेपर में नहीं आया, वरना हमेशा पेपर, एंड दैट इज CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इतना आसान चैप्टर है जिसकी हद नहीं, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन ही नहीं होता। यानी आप बुक पढ़ लो, सारी बुक पढ़ लो, सारे क्वेश्चन कर लो बुक के, सारा करके चले जाओ, जब पेपर में जाओगे तो एक नया क्वेश्चन बनाया होगा और ऐसा क्लास का क्वेश्चन बनाता है कि मजा आ जाता है। ठीक है, लेकिन जरा कॉन्सेप्ट में जोर देना तो क्वेश्चन हो जाएगा। असल में ना इसको बजट का टच दे रहा है। जब आप बजट पढ़ लोगे ना फिर आपको ये समझ में आएगा, फिर ज्यादा बेहतर उसके वो क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर CVP का। तो बेसिकली यहां से मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन शुरू होने लगा है। असल में कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग का पहला पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो CVP एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगर इसको गौर से देखो तो इसमें 3 आपके वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज द कॉस्ट, सेकंड इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज प्रॉफिट। जरा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, जरा दिमाग खोल के बैठिएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए। मैं इन 2 वेरिएबल्स को पहले लेता हूं, कॉस्ट और वॉल्यूम, कॉस्ट वर्सेस वॉल्यूम। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। अगर यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को पहले दूंगा ना, इंडिपेंडेंट है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और वॉल्यूम कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। सो आई डू एग्री विद यू कि इनवर्स रिलेशन। अब अगर मैं वॉल्यूम को प्रॉफिट से लेता हूं, वॉल्यूम वर्सेस प्रॉफिट, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, शाबाश, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये गली बात है। और वॉल्यूम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कौन सा रिलेशन रख रहा है? डायरेक्ट। ये भी तो डायरेक्ट है, सॉरी मैंने इनवर्स लिख दिया। ये भी डायरेक्ट रिलेशन, ये भी डायरेक्ट रिलेशन। 3 वेरिएबल पूरे हो गए। लेकिन अगर मैं कॉस्ट और प्रॉफिट का एनालिसिस करूं तो ये इनवर्स या इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऐसा क्यों? हालांकि जब 3 वेरिएबल मैंने मुख्तलिफ जावियों से इसको आपस में लिंक किया तो वो डायरेक्ट ही आ रहे थे, तो फिर अगर इनको इंडिपेंडेंटली भी लो तो डायरेक्ट ही आना चाहिए ना। मैथ की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट कैसे इनडायरेक्ट हो सकता है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट कैसे इनडायरेक्ट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों आ रहा है? इनवर्स क्यों आ रहा है, बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे पता जवाब नहीं दे सकोगे। इसका एनालिसिस बनता ही नहीं, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा जब आप एनालिसिस करते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक डिपेंडेंट। अगर गौर से देखो तो कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है? वॉल्यूम पे। प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है? तो ये भी डिपेंडेंट वेरिएंस, ये भी डिपेंडेंट वेरिएंस, और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएंस। तो ये तो एनालिसिस बनता ही नहीं। ऐसे ही मैंने बस आप लोगों को चेक करने के लिए किया कि क्या करते हैं, सोए हुए हो जाग रहे हो सुबह सुबह। ठीक है, तो एनीहो इस एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर जो होता है, कॉस्ट में अगर इंक्रीज होती है, डिक्रीज ड्यू टू वॉल्यूम, तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा। इसको पूरा अगर मैं कहूं तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि कॉस्ट में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम, उसका क्या इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट्स पर? क्या प्रॉफिट इंक्रीज होगा या प्रॉफिट डिक्रीज होगा?
इस एनालिसिस को हम कहते हैं सीवीपी एनालिसिस। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक आम बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगता है तो सबसे पहला आइडिया उसके माइंड में क्या होता है? सपोज आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे, आप छोड़ दो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहती है, लेकिन आप क्या आइडिया बना के बैठो? एनीवन, क्या मतलब सोच के बैठो? प्रॉफिट कमाना, मार्केट प्लान, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन फिर भी एक चीज और माइंड में आएगी कि नहीं कि प्रॉफिट पहले दिन से तो नहीं मिलना। ऑब्वियसली नया बिजनेस है, जब बैठोगे क्या आप ये माइंडसेट बना के बैठोगे पहले दिन से मुझे प्रॉफिट आएगा? कोई भी बिजनेसमैन नहीं सोचता। जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, हाँ आ जाए तो ये अच्छी बात है, वो तो खुशी वाली बात है, वो कौन इसको इनकार करेगा, लेकिन उसका जो बेसिकली माइंडसेट है वो क्या बता रहा है कि यार कोई बात नहीं, अगर मुझे शुरू में प्रॉफिट नफा ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होती है, ये मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूं प्रैक्टिकली। आई हैव डिस्कस समवन, उसने शॉप ओपन की, दोस्ती थी, उसके पास गया, मैंने कहा यार तुमने दुकान खोली है तो क्या सोचा कितना नफा नफा कमा लो? कहते यार अभी तो मैंने काम शुरू किया है, तो दुआ करो, अभी तो मेरी ये कोशिश है कि बेशक नफा ना हो लेकिन मुझे जेब से ना डालने पड़े। ये बड़ा जबरदस्त अल्फाज उसका यूज किए जो आप अक्सर क्लास में भी कोट किया करता हूँ, और गौर से देखो बड़ी जबरदस्त बात कर दिया और उसी तरफ ले आया जो मैं करना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे नफा नहीं चाहिए अभी, एग्रीड, यानी उसका माइंडसेट तैयार है इस चीज को, एक टाइम फ्रेम के लिए। वो कहता है मुझे नफा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन कहता है कि मुझे जेब से भी ना डालना पड़े। मतलब क्या है? वो नुकसान भी नहीं चाहता। तो वो किसकी तरफ आ रहा है? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सीवीपी एनालिसिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक इवन पॉइंट। Break even point is a point which at which there is no profit or no loss. अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये लिखा होगा, ये एग्जामिनर के कमेंट्स भी आते हैं ना, तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट ने ये लिखा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं पेपर चेक करूँ ना, मुझे कोई ये लिख के भेजे, मैं उसको काट के 0 नंबर दूं। क्यों? ये तो आउटकम बता रहे हो मुझे, ये डेफिनेशन तो नहीं है, ये तो आउटकम है उसका कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मिसाल के तौर पर मैं जैसे क्लास में कहता हूँ ये एसेट क्या होता है, एक स्टूडेंट उठ के कहते हैं फर्नीचर एसेट होता है, गलत तो वो भी नहीं कह रहा, वो एसेट ही है, लेकिन एसेट क्या होता है, ये लैंग्वेज, ये फर्नीचर एसेट है किसी वजह से है ना, वो रीजन डेफिनेशन होती है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल ठीक है सो फार एज द आउटकम इज कंसर्न, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन इसकी हम क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, हम कहते हैं इट इज अ सेल्स लेवल, इट इज अ सेल्स लेवल where the company would able to recover, where the company would able to recover its fixed cost, its fixed cost from its contribution, from its contribution। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, कौन सी कॉस्टिंग में? नहीं, वहां कहां गया? वेरिएबल कॉस्टिंग, यानी जिसको हम दूसरा नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल। उस चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग असल में जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो कॉस्टिंग मेथड को रिप्लेस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल बन गया। और मैंने अभी आज का चैप्टर शुरू करने से पहले क्या कहा है कि यहाँ से डिसीजन मेकिंग शुरू है, जहां डिसीजन मेकिंग शुरू होगी हम कंट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम कहीं यूज नहीं करेंगे। जहां जहां डिसीजन इन्वॉल्व होगा,
वहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम यूज नहीं करते, हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ रहते हैं। तो इसलिए वर्ड क्या आया, मैं ये भी तो लिख सकता आउट ऑफ फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ये वर्ड भी तो आ सकता था ना, लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये याद रखना है, इस डेफिनेशन के मुताबिक वो सेल्स लेवल जहां पर जाकर जो कंट्रीब्यूशन आप जनरेट कर रहे हो, वो कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए कि आप अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लो, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी एक लैंग्वेज में आता हूँ और एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी नीड ये है कि जी मैंने 10,000 रुपीज जो है ना वो अर्न करने हैं। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी, योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी इन ऑर्डर टू मीट योर ऑन एक्सपेंसेस। सो मैं कोई सेविंग के लिए नहीं कर रहा, ऑन एक्सपेंस, सो ब्रेक इवन ही आप कह रहे हो, ठीक है। आपने 10,000 रुपए कमाए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, आपको कहते हैं जी कि आप ऑनलाइन बैठे प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 500 रुपीज है, आप 500 में सेल करेंगे, 100 रुपीज में आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी इसमें 100 रुपीज आपकी अर्निंग। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट्स आप सेल करोगे कि आपकी ये ब्रेक इवन पर चला जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर 100 फॉरन बता रहे हो कि नहीं? और गौर से देखो डेफिनेशन को जो मैंने बोला, इसी में डेफिनेशन में बहुत जोर दिया करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। वर्डिंग को गौर से देखो, मैंने रिकवर क्या करनी है, फिक्स कॉस्ट। ये मेरी फिक्स कॉस्ट ही है ना, मैं उतना अर्न करना चाहता हूँ जितना मेरा एक्सपेंस है, और ये मेरा फिक्स है, 10,000 ले लेंगे और मैंने ये अर्न करना है, तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब इसमें से रिकवर करना है आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से नहीं है, क्योंकि 500 में से 400 तो मैंने दे देना, मुझे कितना बचा, 100, ये कंट्रीब्यूशन है। पहला यूनिट पर सेल करूंगा 100 कंट्रीब्यूशन हो गया, 2 सेल करूंगा 200, 3 करूंगा 400, सो जैसे ही 100 हो गया ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो गया, 10,000 के। सो दिस इज कितने आपने निकाले थे, 100 यूनिट। 100 यूनिट आप सेल करोगे तो ब्रेक इवन होगा, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक इस सेल्स लेवल पर मैं अपने सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को रिकवर, समझ आ गई बात? इसी को हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, और फार्मूला भी कोई रट्टा नहीं लगाना आपने, ये भी मैं इसी डेफिनेशन से बना कर दिखाने लगा, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, मैथ में आइएगा, मैथ में जब हम कोई भी चीज इक्वेशन या कोई भी चीज फॉर्मूला टाइप बनाते हैं तो उसमें एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है, ठीक है। हर वो चीज जो आपने कैलकुलेट करनी होती है वो न्यूमरेटर होता है, और जो आपकी बेस होती है जो हेल्प करेगी उसको रिकवर करने में वो डिनोमिनेटर होता है। तो मैं उसी को यूज करूंगा मैथ वाले कॉन्सेप्ट को। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या बना, यानी किस चीज को रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा अब मैंने क्या किया देखो गौर से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कहां से ये रिकवर होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो लिहाजा मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देता हूं। अब मेरा यहां एक क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग में 2 होते हैं, जो पढ़ के आए इसलिए आपसे कर रहा हूं, एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, एक नेट कंट्रीब्यूशन। यहां तो कहीं मैंने वर्ड नहीं लिखा कि ग्रॉस लेना है या नेट, आप बताओ कौन सा लेना चाहिए। ये ऑनलाइन वालों आप ही बोल लिया करो, आपको याद है मैंने कॉस्टिंग के शुरू में मटेरियल का चैप्टर जब करवा रहा था तो एक बात कही थी, ये क्या बात कही थी मैंने,
मुझे अपनी कही हुई बातें याद रहती हैं, आपको मेरी कही हुई बातें भूल जाती हैं। और ये मैंने आपको एक लाइन भी कही थी, आपको शायद याद हो, यकीनन नहीं होगा। मैंने कहा था कि ये लाइन मेरी याद रखना जिंदगी भर, कॉस्टिंग के हवाले से ये हर जगह यूज होगी। मैं जिस चीज को कैलकुलेट करूंगा उससे उसके बाद की कॉस्ट कभी भी मेरी रेलिवेंट नहीं होगी। बात समझो कि नहीं? यानी उस पॉइंट तक रहना है। मिसाल के तौर पे मैंने जब मटेरियल परचेज करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, उसमें जब मैं कहता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक जो कॉस्ट है बस वो लूंगा, उसके बाद की कॉस्ट मेरी इसमें रेलिवेंट नहीं। फिर इस तरह जब इन्वेंट्री होल्ड करूंगा तो इन्वेंट्री को होल्ड करने तक जो एक्सपेंस होगा वो उसमें लूंगा, उसके बाद का एक्सपेंस नहीं लूंगा। मुझे इस डेफिनेशन के मुताबिक बता दो, मैं प्रोडक्शन लेवल निकालना चाह रहा हूं, सेल्स लेवल निकालना चाह रहा हूं? सेल्स लेवल। इसका मतलब है कि मुझे यहां जो कॉस्ट लानी है कंट्रीब्यूशन के लिए वो नेट आएगी, क्योंकि इसमें मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेनी है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेनी है। समझ आ गई बात? क्योंकि जब मैं सेल का निकाल रहा हूं उससे पहले कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन। तो लिहाजा यहां कंट्रीब्यूशन जब मैंने निकालना है, कंट्रीब्यूशन मीन ये पर यूनिट की बात कर रहा हूं, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। Here the variable cost include both production and non-production, दोनों आप एक नहीं देंगे, वो दोनों कॉस्ट इसमें से लेस करोगे तो फिर ये हमारी रिकवर, फिर हम उसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन। तो टेक्निकली दिस कंट्रीब्यूशन इज नॉट अ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। तो अगर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कब आता है, जिस वक्त सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट को लेस करते हैं, ठीक है। और नेट कंट्रीब्यूशन कब आता है, जिस वक्त आप दोनों कॉस्ट को लेस करते। एक चीज और भी मैंने बताई थी मार्जिनल कॉस्टिंग में, कि जब सिर्फ कंट्रीब्यूशन का वर्ड हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, नेट या ग्रॉस? नेट, ये उस वक्त भी बताया था। और आज मैंने सवाल किया तो आपने ग्रॉस कहा किसी दिल दुखाने वाली बातें करते हो। और कॉस्टिंग बड़ी जरूरी है समझना, एक चैप्टर दूसरे से ऐसे लिंक करता है ना, बिल्कुल जैसे हमारे टीचर क्या करते हैं, उंगली है, आप इसमें से एक भी अलग करोगे तो काम नहीं होगा। इस तरह कॉस्टिंग है कि फाइनेंशियल नहीं, कॉस्टिंग में एक चीज मैंने जो पढ़ी है ना वो आगे भी यूज होगी। लेबर जो पढ़ा है अगले हर चैप्टर में मुझे यूज होगा, अभी भी यूज होगा, बजटिंग में भी यूज होगा, और जहां मर्जी में ले जाओ उसको यूज होगा, ठीक है। एनी जरा इसको केयरफुली करें, कॉन्सेप्ट सीखें। सो एनी ऑफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर इसमें फार्मूला लगा के देखो तो वो ही आंसर आता है कि नहीं? देखो फिक्स कॉस्ट क्या है, डिवाइडेड बाय 100, आप करो तो ऑटोमेटिकली 100। ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। ये जो फार्मूला निकाला है, ये अगर इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब दूसरा, इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अमाउंट, अगर मैं अमाउंट्स में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फिर क्या तरीका है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो निकला हुआ है ना, उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस होगा। यानी मीन ये 100 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूं, 100 को 500 से तो 50,000। इसका मतलब कि मैं अगर 50,000 की सेल्स करूंगा तो मुझे कितने अर्न होंगे, 10,000, और वो मेरा ब्रेक इवन है क्योंकि मैंने इसको रिकवर किया। यानी अमाउंट में आप बात कर रहे हैं, पहले यूनिट्स में बात की, ठीक है। तो लिहाजा एक आसान तरीका तो मैंने ये बताया, लेकिन इसका फार्मूला जो हम लिखते हैं ना वो लिखते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। एग्जामिनर समटाइम डाटा इस तरीके से देता है, और ये मैं बता रहा हूं दे गई ऐसे, यहां पर यूनिट में हम निकाल नहीं सकते, आपको सीधा CS रेशियो का फार्मूला, ठीक है। और ये जो फार्मूला ये नहीं है कि इससे डिफरेंट है,
जरा देखिएगा, मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ, यही फार्मूला निकलेगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, सेल्स प्राइस पर यूनिट के साथ, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस हो जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये तीन चीजें आ गई, फिक्स कॉस्ट, सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन। इनमें बताओ किन दो का आपस में रिलेशन है? हाँ, फिक्स कॉस्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं सेल करता हूं नहीं करता तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, कम करता हूं ज्यादा करता हूं कॉस्ट उतनी देगी, तो लिहाजा उसका रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनता। लेकिन ये कहना कि उसका रिलेशन नहीं, वो तो अपनी जगह होगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं लगाओगे या फिक्स कॉस्ट के बगैर आप सेल भी नहीं कर सकते, वो अपनी जगह जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, इन दोनों में से किसी के साथ। अगर इसमें कोई चेंज आती है, इसमें कोई चेंज, तो लिहाजा इस फार्मूले को मैं इस तरह लिख लेता हूं ताकि ये दोनों अलग हो जाए, इनटू सेल प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में फर्क आया, एक ही बात है ना। इस पे डिवाइड कर दूं, इस पे डिवाइड कर दूं, आंसर तो वही रहना, मैथ के बता दूं, लेकिन ये रिलेशन तो बन गया। अच्छा, अब ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि सेल प्राइस कंट्रीब्यूशन पे बेस कर रही है, हालांकि कंट्रीब्यूशन बेस करेगा, लॉजिकल चीज है, ठीक है ना, मेरी बात समझो कि नहीं? यानी सेल प्राइस कंट्रीब्यूशन पे बेस नहीं करती है, बल्कि कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस पे होगा, सेल होगी तो कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। अच्छा, ये तो सी ओवर एस पी होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूं। जब मैं इसको इन्वर्स करता हूं, कंट्रीब्यूशन बाय पर यूनिट ओवर सेल्स प्राइस पर यूनिट, ये टेक्निकली ठीक हो गया। तो फिर ये मल्टीप्लाई तो ना रहा मैथ में, क्या हो गया? तो फार्मूला देखो, ये भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेल्स प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू सी एस रेशियो, C डिवाइडेड बाय S, CS रेशियो को हम ये कहते हैं, ठीक है। अगर आप पास पेपर में क्वेश्चन देखो तो CM रेशियो भी यूज किया होगा, इसमें परेशान नहीं होगा। CS रेशियो, अगर आप अमेरिकन बुक उठाओ, मैथ्स यूजर की बुक उठा लो, हॉर्गन की बुक उठा लो, वो CM का यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इट्स वन एंड सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बुक का फर्क होता है। वो अगर एक किताब से उठा रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन लिख देगा, दूसरे बुक में सेल लिख देगा, एक ही बात। तो सीएम रेशियो या सीएस रेशियो में कोई फर्क नहीं। तो ये देखो, फार्मूला वही बन गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। तो ये उसी से ड्राइव किया मैंने, कोई लहदा नहीं फार्मूला बनाया। लेकिन बहरहाल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मूले रटे लगाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये दो तो निकल आए ब्रेक इवन पॉइंट्स, अगर मैंने अमाउंट में निकालना है या आपने रुपीस में निकालना है। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जब आप बजट बनाते हो, नई प्रोडक्ट है, ये तो चीज क्लियर है, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक ठाक मार्केट में शेयर लिया हुआ है, क्या उसका ब्रेक इवन की मुझे जरूरत है? डिसीजन मेकिंग क्या जरूरत है मुझे ब्रेक इवन? मिसाल के तौर पर नेस्ले को ले लें, उसका मिल्क पैक जो है, क्या उसका जरूरत है कि मैं ब्रेक इवन निकालूं? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल प्रोडक्ट है। देखो, सिंपल लॉजिक है, तो मैंने डिसीजन लेना है, यानी डिसीजन क्या लेना है? अब मैंने बजट बनाना है। जब मैं बजट बनाता हूं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी इसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, नहीं होता प्रॉफिट ना हो। अगर मेरा आंसर 7000 यूनिट्स आता है सपोज, और मैं आपसे कहता हूं 7000 यूनिट बेचूंगा तो ब्रेक इवन होगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। 7 से कम बेचूंगा लॉस होगा, 7000 से ज्यादा बेचूंगा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जब बजट बनाओगे, मुझे बताओ क्या बनाओगे? बजट किस पर होता है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑब्जेक्टिव्स पे बजट बनता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस इस प्रोडक्ट के बारे में। तो बताइए, मैं बजट बनाऊं तो कितना लिखूं? क्या 7000 यूनिट लिख दूं? जी, थोड़े से क्यों? थोड़े से ज्यादा क्यों? थोड़े से ज्यादा क्यों? सर, नो प्रॉफिट नो लॉस का, लेकिन उसमें वो हो सकता है ना, ऑब्सोलीट भी हो सकती है। ऑब्सोलीट भी हो सकती है। इसको सुधारने के लिए मैं इसे लिंक करूंगा assumptions of break even, जो पास पेपर में आई हुई थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। अब कुछ assumptions है, जब भी कोई हम मॉडल डेवलप करते हैं ना,
उसके पीछे कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है। अगर ये अजम्पशन फुलफिल होंगी तो ये ट्रू होगा, अगर अजम्पशन में चेंज आएगी तो ये ट्रू नहीं रहेगा। अब पहली अजम्पशन क्या है? नंबर वन, द सेल्स प्राइस shall remain constant। और इस पे हम लिमिटेशन भी डेवलप करते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है। यानी अब देखो हम कहते हैं कि सेल प्राइस जो है वो कांस्टेंट होगी, ये पहली असम्पशन। सेल प्राइस डिटरमिन करती है मार्केट फोर्सेस। और जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि नई प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट, और नई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, क्या जो कंपेटिटर बैठे हैं आपको खामोशी से बैठने देंगे? क्या वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे? वो ऐसा रिएक्ट करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट को फेल करने की कोशिश कर सकते हैं। और चूंकि वो मार्केट में स्टेबल है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं प्राइस को कम करना, हमारे लिए शायद पॉसिबल ना। तो मार्केट में अगर हमारे कंपेटिटर सेल प्राइस कम कर दे तो क्या मैं उस प्राइस पे सेल कर सकता हूँ? आंसर इज नो, मुझे भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। और जब प्राइस कम करूंगा तो अजम्पशन चेंज होगी, वो ब्रेक इवन नहीं लेगा। पहला पॉइंट ठीक हो गया। लेकिन अजम्पशन ये है कि सेल प्राइस शैल रिमेन कांस्टेंट। नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आल्सो शैल रिमेन कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल कॉस्ट हम लेस करके निकाल रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। सो आई कैन से इट कैन बी टू सम सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम आपका कम होगा, क्योंकि इसी वॉल्यूम पे निकालोगे ना, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी तो होती है ना आपकी, ठीक है। अगर कम मिकदार में बना रहे हो, मटेरियल खरीद रहे हो थोड़ा सा, तो कॉस्ट शायद ज्यादा पड़े। ज्यादा मिकदार में मटेरियल खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ डिस्काउंट्स की वजह से कम हो जाएगा, तो वो भी एक मैटर है। बाहर दूसरा हमारा ये है वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड, ये काफी हद तक रियलिस्टिक है, इसको मैं कह सकता हूं फिक्स कॉस्ट शैल बी कांस्टेंट। ये फिर भी है। अगर ये तीन चीजें देखो जो वहां लिखी हुई हैं फार्मूले में, जो चीज फार्मूले में लिख रहा हूं अगर उसके अंदर चेंज आती है तो ब्रेक इवन चेंज होगा, ठीक है। चौथी हम लिखते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। अक्सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि देयर शैल बी नो इन्वेंट्री लेवल। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका हरगिज ये मतलब नहीं लेते हम प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल के देयर इज नो इन्वेंट्री, बल्कि इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट और इट विल बी चेंज्ड इन मटेरियल चेंज विल ऑकर, यानी इतना ज्यादा फर्क ना हो। तो अगर आपकी इन्वेंट्रीज में ज्यादा बैलेंस आ जाए, डिफरेंस आ जाए, ओपनिंग यानी इन्वेंट्री लेवल ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई और सेल कम हुई, तो उसका इम्पैक्ट इस पे क्या आना है? क्योंकि मैं तो यहाँ प्रोडक्शन ले ही नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना आएगा कि इसकी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो सकती है और आप हो सकता है आपकी फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, ज्यादा होल्ड करनी पड़ रही है, तो फिर आपकी जो कॉस्ट रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। माइट बी द सम पोर्शन विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर इज अ फिक्स कॉस्ट, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चार अजम्पशन पे ये मॉडल डेवलप होता है। जिस वक्त मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, अब मैं बजट की तरफ जा रहा हूं, तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात को एग्री करूंगा कि जब मैं बजट बनाऊंगा, बेशक कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो बजट कभी 7000 यूनिट पे नहीं बनाएगा। वो बजट वैसे लिखना फिक्टिशियस अमाउंट 75, यानी वही लॉजिक थ्योरी को 500 या 200 या 300 जितने भी यूनिट पर ब्रेक इवन से वो ज्यादा ही होगा। रीजन दीज assumptions, वो इस assumption की सर्टेनिटी को चेक करेगा। इसके खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लगाते हैं इसमें एक मॉडल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, और उससे बकायदा मेजर करते हैं assumptions। और जितना सेंसिटिविटी हाई होगी यानी ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्क है कि आपका ये ब्रेक इवन नहीं रहेगा। तो आप ज्यादा यूनिट का ख्याल रखो।
अब ये गैप क्यों रख रहे हो? अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितने यूनिट्स का है? 500 यूनिट्स का। इसको हम नाम देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि अगर मैं 500 यूनिट ज्यादा सेल करता हूं और अज्यूम करता हूं कि मेरी assumptions के अंदर कोई चेंज नहीं आई तो कंपनी तो प्रॉफिट में चली जाएगी ना, अंडरस्टूड, प्रॉफिट में चली गई। तो आप क्या बता रहे हो कि ये 500 यूनिट जो आपने ज्यादा रखे थे उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। अगर assumptions के अंदर चेंज नहीं आई दैट्स पॉजिटिव थी, ये तो एक अच्छी चीज है। तो लिहाजा ये तीसरा फार्मूला होता है मिला, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब मैं लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते सारा आपको फार्मूले करवा चुका होता हूँ, इसलिए साथ साथ लिखते जाओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको एमएस भी कहते हैं। और एमएस कैसे निकलेगा? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, यानी बजटेड सेल में से मैं माइनस कर दूं ब्रेक इवन सेल्स, जो आंसर आएगा दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, so I need budgeted sales and break-even sales in units. If I intend to calculate the margin of safety in rupees, then I need budgeted sales in rupees as well as the break-even point in rupees or amount. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, इसलिए इसके साथ में इन रुपीज इन यूनिट्स नहीं लिखना, वो जैसे भी लिखेगा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पर इसी की बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में वो कहते हैं अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फिर पहले तो ब्रेक इवन निकालना ही पड़ेगा ना विदाउट, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ये होती है, एग्जाम में ये याद रखना है। सीवीपी में जो बेसिक इशू आता है वो ये नहीं कहता ब्रेक इवन निकाल दो, लेकिन ब्रेक इवन के बगैर वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वो एंड में लेके जा रहे हैं ये चीज कैलकुलेट करना है, इससे पीछे सारा काम करता है, ठीक है। तो जरा ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती है इसमें। तो एनी दिस इज नॉन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जैसे आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 लगाया, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, दो कंपनीज हैं ए और बी, दोनों सेम प्रोडक्ट अपने अपने नाम से मार्केट में लॉन्च करते हैं एक ही दिन। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख रहा है 500 यूनिट का जो अभी निकाला, और एक रख रहा है 800 यूनिट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका ज्यादा है, तो बताइए किसका ज्यादा? बज़ाहिर भी है लेकिन हो सकता है कि एक ज्यादा, क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर नहीं करते, ये याद रखना। कॉस्टिंग में जब भी आपने कंपैरिजन करना है तो इधर यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि इसका ब्रेक इवन क्या था जी? 7,000, और इसका ब्रेक इवन जो है वो 12,000, ठीक है। ब्रेक इवन डिफरेंट है। अब अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो अभी भी शायद नजर ना आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कंपैरिजन करना है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बजाय हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालते हैं। जब तक मैं इसको प्रोपोर्शन में नहीं कन्वर्ट करूंगा मैं ज्यादा बेहतर आंसर नहीं दे सकता। तो इसके लिए फार्मूला वही होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, यानी बजटेड से माइनस ब्रेक इवन सेल्स होल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स इनटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से ना भी करूँ तो कोई मसला नहीं, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्रोडक्ट का कैलकुलेट करो, ए प्रोडक्ट करो, कंपनी ए का ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या करोगे? बजटेड सेल और ब्रेक इवन पूरा लिख लो। बजटेड सेल कितनी थी? 7500 माइनस ब्रेक इवन सेल 7000 होल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स 7500 into 100। तो बताइएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ परसेंटेज कितना आया?
6.67%. सो सेम कंपनी बी के पॉइंट ऑफ से देखो, कंपनी बी की बजटेड सेल्स कितनी है? 12,000 माइनस 800 डिवाइडेड बाय sorry 12,800 minus 12,000 divided by 12,800. yes, budget sales ज्यादा हो गई 6.25. आप जरा गौर से देखिए, अमाउंट में किसका ब्रेक इवन ज्यादा लग रहा था? बी का, लेकिन परसेंटेज में किसका ज्यादा है? ए का. इसलिए कंपैरिजन कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं करते, हमेशा किससे किया जाता है? परसेंटेज से. इवन फाइनेंशियल में भी आप रेशियो क्यों निकालते हो? क्योंकि मैंने कंपैरिजन करना है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ. ठीक है, फिर आप भी देख रहा था आईएमसी, इंडस मोटर्स और आपकी जो होंडा, इनकी फाइनेंशियल्स देख रहा था. तो अब अगर देखें तो इंडस की जो सेल है वो होंडा से 1.5 टाइम्स ज्यादा है. ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा. तो 2020 में दोनों की सेल गिरी. अब एब्सोल्यूट अमाउंट में अभी भी इंडस की सेल ज्यादा है. इंडस की सेल अभी भी ज्यादा है, टोयोटा की सेल ज्यादा है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की बात कर होंडा से. ठीक है, लेकिन जब मैंने परसेंटेज निकाली तो मुझे पता लगा कि इसकी सेल 45% डिक्लाइन हुई है 2020 में, और इसकी सेल 42% डिक्लाइन हुई. अब फिगर मुझे कुछ और बता रहे हैं, फिगर मुझे यानी मिसलीड भी कर रहे हैं. मुझे फिगर से परसेंटेज नहीं अंदाजा हो रहा, बस मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादा किसका रेवेन्यू है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे इंडस का ज्यादा है. तो जब तक मैं इसको रेशियो में नहीं कन्वर्ट करूंगा उस वक्त तक मुझे ट्रू रिजल्ट नहीं मिल सकते. ये हमेशा याद रखें. तो इसलिए रिजल्ट्स जब भी कंपैरिजन करना है तो परसेंटेज में करना है. सो लिहाजा इसलिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालनी होती है. तो एग्जाम में याद रखें, अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो फिर तो आप उसी तरह कैलकुलेट करें. लेकिन अगर वो लिख देता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, एमएस रेशियो का वर्ड यूज करते हैं, रेशियो का वर्ड यूज करता है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो इन परसेंटेज और प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन में भी निकालोगे गलत नहीं होगा, मल्टीप्लाई 100 ना करो, कोई बात नहीं. यानी 0.0667 आ जाए, ये 0.0625 आ जाए, कोई फर्क नहीं. लेकिन प्रोपोर्शन में निकालना जरूर, कि उससे हम जज करते हैं कि किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है और किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम. ठीक है, अब इससे अगले स्टेप पे आते हैं. अब अगर मैं ये आपसे कहूं तो बताओ कि कितने यूनिट सेल करूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे ना, बल्कि इतना प्रॉफिट भी अर्न कर दूं. मैं आपको प्रॉफिट की अमाउंट भी बता दूं क्वेश्चन में कि जी मैं इतना प्रॉफिट होगा. तो बताएं, अगर मैं इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं तो मेरी सेल क्या होनी चाहिए? ठीक है, इसको अगर गौर से देखो तो यही फार्मूला यूज कर सकता हूं. जब मैं बात कर रहा था कि मैं कितनी सेल करूं कि मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, तो मैंने फार्मूला बना लिया. अब मैं उसी को आगे लेके जा रहा हूं. मैं कहता हूं नहीं इतना प्रॉफिट भी हो, तो अब गौर से देखो मैंने क्या क्या चीज रिकवर करनी है. एक तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, प्लस प्रॉफिट अर्न भी करना है. तो ये न्यूमरेटर में लेना और बाकी डिनोमिनेटर वही ले, आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो लिहाजा इसको हम कहते हैं डिजायर्ड या टारगेट सेल कहते हैं. टारगेट सेल, इसका फार्मूला बना बनाया है, मैं वही यूज करूंगा. फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. होल डिवाइडेड CS रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर, डिपेंडिंग एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है. क्या वो टारगेटेड सेल्स आपसे इन यूनिट्स रिक्वायर कर रहा है या टारगेटेड सेल्स आपसे रिक्वायर कर रहा है इन रुपीस अमाउंट्स. उसके मुताबिक आप चेंज कर लोगे फार्मूला, बाकी सेम होनी चाहिए.
ठीक हो गया यहाँ तक स्टेप बताओ? ओके, क्वेश्चन अब देखो कितना आसान चैप्टर। नाउ सेकंड स्टेप, ये तो पहला था, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना। अब सेकंड, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन चार्ट्स। ये आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है। और हिस्ट्री कौन बनाता है? ठीक है, बेशक ना बने सब, हमें बोला था बात उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन करके हर वो चीज जानी है जो आपके सिलेबस का पार्ट। बस सिंपल है, ये लॉजिक रूप से बता। अगर एक चीज पीछे पेपरों में नहीं आई, हम अक्सर क्या करते हैं, जिसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है बेशक काम दो, लेकिन करके जाओ, कुछ ना कुछ तो माइंड में हो। ये ना हो कि बिल्कुल आपको भी ये तो आई नहीं, इसको छोड़ दूंगा तो कोई नहीं चल जाएगा, अगर आ गई तो बिल्कुल जीरो में चले जाओगे। अगर किया होगा कुछ ना कुछ, बेशक रिवाइज नहीं भी किया, दिमाग में तो होगा ना, आप पंगा तो ले सकते हो उसके साथ, और पंगा लेके कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर लो। तो तीन किस्म का ब्रेक इवन चार्ट हम बनाते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल, नंबर टू कंट्रीब्यूशन। इसका पूरा नाम इस तरह होता है, कन्वेंशनल ब्रेक इवन चार्ट, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, और तीसरा ये अलग सा चार्ट होता है, इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। खैर मैंने अभी आपसे कहा कि सीए में तो आया नहीं कभी, लेकिन अगर मैं किसी और स्टडीज की बात करूं, आईसीएमपी, इवन एसीसीए, सीमा, ज्यादा ये हमारी प्रोफेशनल स्टडीज है, इनमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो आता है, बल्कि आते ही है, वो कौन सा? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। इट्स नॉट इजी टू प्रिपेयर बज़ाहिर, हालांकि एक लाइन होती है सिर्फ, और उसकी मदद से आपका ब्रेक इवन निकालना। सबसे पहले हम कन्वेंशनल और कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करें, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, तो एक बनाऊंगा वहीं से दूसरा एक्सप्रेस कर दूंगा। ये चार्ट है आपके पास, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस लगा दिए। यहां मैं लेता हूं कि यूनिट्स, और यहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीस। ये ऑब्वियसली यूनिट सोल्ड है, और ये यूनिट्स है, मैंने सेल्स नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है। हम ब्रेक इवन निकालें तो ब्रेक इवन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है? सेल्स यूनिट। ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, तो बेशक लिख लो सेल्स यूनिट। ओके जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, अब ब्रेक इवन पॉइंट का मैं आउटकम की तरफ आता हूं। आउटकम क्या कहता है? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होगी? यस एब्सोल्युटली, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल ब्रेक इवन पॉइंट। और टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट आते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। ठीक है, तो मैं पहले यही दो कर्व लगाऊंगा जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े। टोटल रेवेन्यू का कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से। जीरो यूनिट सेल करोगे तो जीरो रेवेन्यू होगा ना, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। कहां तक जाएगी? अच्छा आप ये सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में बजटेड लेवल दिया होगा। इसका आसान तरीका ये होता है, ये सपोज बजटेड लेवल ये सब दिया होगा, बजटेड यूनिट्स। मैं कैलकुलेट कर लूंगा बजटेड यूनिट पे सेल कितनी बनती है, सेल प्राइस तो दी होगी ना। मिसाल के तौर पर बजटेड यूनिट मेरे 2500 है, मैं 20 और एक यूनिट 10 रुपीज में सेल कर रहा हूं, तो 25 इंटू 10 2500 इंटू 10 25,000, वो 25,000 यहां आ रहा होगा, तो ये मेरा बजटेड सेल्स हो गई। ये बजट को मैं निशान लगा, ये भी बजट है और ये भी बजट है, ये बजटेड यूनिट है, वो बजटेड सेल्स है। तो समझ आ गई बात? क्योंकि जब आप चार्ट बना रहे होते तो आपके पास जो चार्ट पेपर होता है ना, उस पर लाइंस लगी होती है। मैंने ये इसलिए लगाया कि मैं यहाँ एक लाइन लगाऊंगा आसानी के लिए, आपके पास लगी होंगी ऑलरेडी।
ये मेरा सिर्फ पॉइंट है, वहां पर भी आप इसको निशान लगा लेंगे। तो मैंने जो सेल्स की कर्व लगा दी है, टोटल रेवेन्यू को भी जो कर्व लगानी है, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जीरो से कहां तक जाएगी, इस पॉइंट। दिस कर्व इज नॉन एज टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, अब बताइए टोटल कॉस्ट कर्व कहां से स्टार्ट होगी? टोटल कॉस्ट कर्व ऑब्वियसली यहां जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो सकती। मैं अगर ये कहता हूं 0 यूनिट बना रहा हूं तो कॉस्ट तो लगेगी ना, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो वो कोई भी एरिया ले लेते, मिसाल के तौर पे यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, ये जो पॉइंट है इंटरसेप्ट पॉइंट, इसको हम फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। और जब मैं इसको वो करूंगा, ये भी अपवर्ड जाएगी ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, लेकिन स्लो, ये मेरी टोटल कॉस्ट। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो आपने, अच्छा दोबारा एक दफा मैं फिर पीछे आता हूं, ये टोटल रेवेन्यू भी किस लेवल पे निकाला, बजटेड लेवल पे, और इवन टोटल कॉस्ट भी आपने कैलकुलेट करनी है बजटेड लेवल पे। जितना बजट दिया उसको कॉस्ट भी निकालनी है। जब ये दोनों निकल आएंगे कॉस्ट, तो फिर आपने ये दोनों लाइंस ड्रॉ की। अब जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, मैं एक्स एक्सिस से इसको टच करता हूं, यानी यहां से मैं रिजल्ट निकाल लूंगा, जो भी वो लिखे होंगे ना आपने, हाँ जी यूनिट्स दिए होंगे ना, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल यूनिट्स, उसके मुताबिक डिसाइड कर। इसमें अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देते हो, एग्जैक्टली नहीं कर सकता अनलेस ये एग्जैक्ट उस पे आ, मतलब 500 यूनिट और 600 लिखे, अब थोड़ा सा आगे आ रहा है तो मैं 525 करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली 500 लिख, इसको एक्यूरेट नहीं लिख सकते आप। और यहां से अगर मैं रुपीस में जाना चाहता हूं तो डिपेंड करता है। सो दिस इज, मैं यहां लिखूंगा अभी ब्रेक इवन, नीचे नहीं लिखूंगा। रीजन ये है कि कहीं से भी निकालना चाहोगे निकाल। अच्छा, अब आइएगा यहां से आगे, कन्वेंशनल चार्ट में फिक्स कॉस्ट को शो करना होता है। फिक्स कॉस्ट कहां से कैसे होगी, ये पॉइंट है, जितने मर्जी यूनिट बनाओ फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगी, इसको स्टेट यहां, दिस इज नॉट एज फिक्स्ड कॉस्ट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी सेल है, और ये ब्रेक इवन, इसका ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज नॉन एज मार्जिन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन अगर आया भी, अमल तो ये नहीं मेरा ख्याल देगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें होती हैं कि मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स किस तरह देंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका 8 to 10 मार्क्स था, और द में तो वो सही रगड़ा लगाते हैं। इसमें तो सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी और ब्रेक इवन लगाना, इसमें तो मुश्किल चीज ही कोई नहीं। यहाँ रिवर्स वर्किंग वो दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो रिवर्स वर्किंग वहां देगा जहां प्रॉपर क्वेश्चन बना है। तो ये तो आ गया पहला चार्ट। ठीक है, सेकंड चार्ट देखिए, बस बाकी करते हैं। सेकंड चार्ट में यहीं से बता दूंगा, लेकिन अटेंडेंस लगानी क्लास में भी रहेगी।